बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फवाद चौधरी साहब की अपने भाई के साथ गुफ्तगू और 2 जजों का जिक्र और 2 चीफ जस्टिस का जिक्र, ये मामला पीछे रह गया। बड़ी खबर जो है वो आ गई है, एक्सक्लूसिव आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। वो है इकबाल जुर्म और वो है इकबाली बयान दफ़ा 164 का, जो मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। 164 का मतलब है कि वो बयान किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवाया गया है और उस बयान में उन्होंने होश रुबा इंकशाफात किए हैं, जिसमें कुछ मतलब चौधरी बरादरान के मामलात हैं, सरकार किस तरह चल रही थी, इमरान खान साहब किस तरह मामला चला रहे थे, और कुछ मामलात जो हैं वो मतलब वो अफराद जो अहसन फ़ैसले देते हैं, जो इंसाफ के मज़ाहिर के ऊपर यकीन रखते हैं, इनके मतलब भी है कि सर कि उनको कितने, जिस तरह वो फवाद चौधरी साहब और वो कह रहे हैं ना कि जी ट्रक खलोते हैं ढाड़े वास्ते, तो वो किस तरह उनको नवाजा गया, करोड़ों रुपए किस तरह दिए गए, उन तक पहुंचाए गए, किस तरह उनको फ़वाइद पहुंचाए गए। एक मामला तो आपके नॉलेज में है और वो जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने वो वाली ख़बर ब्रेक की थी कि किस तरह एक जज साहब को नवाजने के लिए मिलिट्री लैंड के या जो मिलिट्री स्टेट ऑफिसर की तरफ से 2 अफराद को बेनामीदार ही लगते हैं, वो उनके नाम प्रॉपर्टी एक जो थी वो ट्रांसफ़र की गई 44 रुपये सालाना के इव्ज़। 4 कनाल वो जगह थी, लाहौर का वो बड़ा मशहूर है, ये सेंट जॉन्स पॉल जो कॉलोनी है, वहाँ पर ये मार रोड के ऊपर है, ये फ़ोटो स्टेडियम के सामने। तो वहाँ पर फिर वो वाली जगह अलॉट होती है और वो जिनके नाम अलॉट होती है उससे अगले दिन वो उन तक यानी कि तकरीबन ये कोई 10 करोड़ के इव्ज़ उनको फ़रोख्त कर दी जाती है। तो ये जनाब इस तरह के मामलात हैं। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा खुल के बातें की हैं कि उनसे हमने क्या लेना था, क्या देना था, क्या दिया जा रहा था, फ़वाइद क्या लिए जा रहे थे। ये दफ़ा 164 के बयान में उन्होंने बहुत खुलकर बातें कर दी हैं। ज़ाहिर है कि वो दफ़ा 164 का बयान जब रिकॉर्ड हुआ है तो वहाँ पर जो मौजूद हैं अफराद, उनमें से कुछ जो होते हैं ख़बरें इस तरह ही लीक होती हैं, तो वो जो कुछ उन्होंने इकबाली बयान अपना रिकॉर्ड करवाया है, उस बयान की रोशनी में हमारे जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके पास ठीक ठाक किस्म का मवाद जो है वो, मतलब अगर किसी ने ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के ख़िलाफ़ या कुछ जजों के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना है तो वो ठीक ठाक मवाद उनके हाथ आ चुका हुआ है। और यूँ कह लें कि कुछ लोग, वो लोग जो बेसिकली इमरान खान साहब के लिए काम कर रहे हैं या वो लोग जो इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, अब अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आपको ये बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि जो खेल 2010 से ऑनवर्ड शुरू किया गया था पाकिस्तान में, वो खेल अभी जाते जाते दम तोड़ेगा। अभी वो मुकम्मल तौर पर दम नहीं तोड़ रहा। अब ये वो सारे के सारे वो किरदार हैं जो उस वक़्त एक्टिव थे, अब वो बचने की और बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाने की, बचाने की, ये सारी की। अब आप मैं ये कड़ी किस तरह से मिलाई जाए कि किस तरह एक बेंच जो है वो उसके एक रुकन को साकब निसार साहब फ़ोन करते हैं, वो अब्दुल हमीद डोगर साहब वाले मामले के ऊपर किस तरह इलेक्शन कमीशन को जो है वो मतलब तंग करता है, बुलाता है, और फिर किस तरह उनको जलील और बेइज्जत करने के बाद वो, खैर वो बड़ी तकरार होती है उस बेंच में। फिर वो बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो 9 रुकनी बेंच तश्कील देते हैं। 9 रुकनी बेंच के साथ फिर जो कुछ होता है, लेकिन वो फ़ैसला आता है, और फ़ैसला क्या आता है कि इमरान खान साहब ने जो पूरे पाकिस्तान को अपनी तिगनी का नाच नचाया हुआ है कि मुझे अगर आपने निकाला है या मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई है, मेरे ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसने मेरे सर के ऊपर से जो मोहब्बत वाला जो हाथ है वो उठा लिया है, तो फिर मैं अब आप लोगों को फसाद पूरा खड़ा करके दिखाऊंगा, मेरे बगैर आप पाकिस्तान चला नहीं सकते। और फिर पाकिस्तान को रुकवाने के लिए, बिठाने के लिए टेलीफोन मुलैदा से करते हैं, अपने वो वज़ीर ख़जाना के ज़रिए IMF को फ़ोन करवाते हैं, और फिर इस तरह करके यानी मैं अगर मतलब जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के स्टेक के ऊपर वो अपना मफाद जो है वो उसको ज़्यादा मुकद्दम रखते हैं
और फिर ये जो जज उनके साथ मिले हुए हैं वो सारे के सारे वही काम कर रहे हैं जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि असम्बलियाँ टूटे, बड़ी मुश्किल से असम्बलियाँ टूटी, वो इसलिए टूटे कि एक अनरेस्ट पैदा हो और ये जो स्मूथ ट्रांजिशंस हो रही हैं IMF के साथ, चीज़ें बढ़ रही हैं, चल रही हैं, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कराया था। तो बात यहाँ पे नहीं रुकनी, बात जब कभी आने वाला वक्त जो है जब इसकी तहकीक करेगा तो फिर हमें समझ लगेगी कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे थे और किसके एजेंडे के ऊपर कर रहे थे। हमने बचपन से पाकिस्तान के मुहिब वतन सियासतदानों के ऊपर गद्दारी के और अमरीकी एजेंटी के और कभी इंडियन एजेंटी के इस तरह के इल्ज़ामात लगते सुने हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। सिक्योरिटी के इदारों ने कभी बराह रास्त तो नहीं लगाए, इस तरह निजी महफिलों में वो लगाते हैं। मुझे वो एक ब्रिगेडियर साहब याद आ रहे हैं, पुरानी बात है, कि वो कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो तो दुश्मन थी, ये वो। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब विजिबली पाकिस्तान के साथ कर गए हैं वो किसी तौर के ऊपर उसको मैं तो कम अज़ कम मेरे लिए हज़म करना बड़ा मुश्किल है कि वो पाकिस्तान के लिए कोई खैर खा किस्म के जज्बात रखते थे, वो पाकिस्तान को कोई तरक्की देना चाहते थे। मतलब उन्होंने कोई एक ईंट नहीं लगाई पाकिस्तान में और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ज़रूर किया है। ये अगेन हम अपने सब्जेक्ट से हट जाएंगे, लेकिन ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को उनकी ख्वाहिशात के ऊपर या उनके जो इरादे हैं उनकी तकमील के लिए सारे काम कर रहे हैं। आज जो यानी वो 5 रुकनी बेंच था उसकी जो भी तशरीह हुकूमत करती रही, तो लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन है उसने वो 30 से 9 जुलाई का टाइम दे दिया, 9 मई का, कि जी इनमें इलेक्शन पंजाब में हो सकते हैं। और उधर जो है वो सदर साहब ने वो तो बैठे ही सर्विस फॉर इमरान वास्ते हैं, यानी कि इमरान खान साहब की सर्विस के लिए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या नहीं किया, एक ओथ लेने से इनकार कर दिया, मुख्तलिफ बिल्स के ऊपर साइन लेने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ की तकर्री का मामला था और दौड़ के वापस इमरान खान साहब के पास आ गए। इमरान खान साहब के वो ज़ाती मुलाजम बने हुए हैं, ना सिर्फ वो बल्कि आला अदलिया में बैठे हुए कुछ अफराद जिनके बारे में ये अब कोई शकूक शुबात वाली बात नहीं रहेगी। ये जो दोनों भाइयों की ऑडियो आई है, फवाद चौधरी साहब की और फैसल चौधरी साहब की, इन दोनों वीडियोस में ये है कि सर की साजिश चल रही है, कोई तिगड़म चल रही है। इस ऑडियो का दूसरा और कोई मतलब आप निकाल सकते हैं तो निकाल लें कि किस तरह जजों के साथ बैठ के टेलीफोन हो रहे हैं, जज दूसरे जजों को फ़ोन कर रहे हैं, ऑडियोज़ अपनी जगह पर रिकॉर्ड हैं, लेकिन बेशर्मी और ढिठाई का ये आलम है कि उसके बावजूद सब कुछ वही कर रहे हैं जो उन्होंने करना है। तो ये क्या करना है, सवाल ये पैदा होता है कि आप क्या पाकिस्तान को, मैं वो अल्फाज किस तरह अपने मुंह से कहूँ कि आप पाकिस्तान को बिठाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, या ये कि पाकिस्तान जो है वो उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर सवाल है। मतलब क्या, ये अजीब, मतलब मुंह, वो कहते हैं ना कि वो अल्फाज जो हैं वो मुंह तक नहीं आते। तो आपको ये बातें बड़ी अजीब सी लग रही होगी। असल में मैं थोड़ा सा ये सारी जो चीज़ें आई हैं सामने कि जो कड़ी से कड़ी मिलाएं तो खालिस्तन एक साजिश जो है वो महसूस होती नज़र आ रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो लेकिन क्या किया जाए कि उसको मतलब डिकोड करना जो है वो तो रियासती इदारों ने करना है। रियासती इदारों को इस लेवल के ऊपर पहुंचा दिया गया हुआ है कि लोगों को जज्बात के साथ खेल खेल के कि वो भी रोल प्ले अपना करना भी चाहें तो उनके ऊपर इल्ज़ाम कुछ और किस्म का लग जाएगा। हुकूमत जो है वो इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है। इमरान खान साहब का वो जो गंद डाला हुआ था, उन्होंने गंद से मुराद ये है कि उन्होंने कोई फ़ैसला ढंग का टाइम के ऊपर नहीं किया। जानबूझ के, मुझे एक सेक्रेटरी हैं जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो इमरान खान साहब एक दौर में इमरान खान साहब के गीत गाया करते थे कि ये इमरान खान साहब आएंगे तो पाकिस्तान बचेगा। वो फिनांस मिनिस्ट्री में उनकी वो पोस्टिंग थी इमरान खान साहब के दौर में भी, और अभी भी वो इसी तरह के उनके मामलात हैं। मैं इसके ऊपर रुकता हूँ तो कहीं वो बेनकाब ना हो जाएं या क्लू उन तक ना पहुँच जाए कि अब वो कहाँ पर पोस्टेड हैं। तो वो इमरान खान साहब के दौर में किसी एक अहम जगह पर पोस्टेड थे। तो वो कहते हैं कि यार के मैं इमरान खान साहब का हमायती था, इमरान खान साहब को मैं आइडियलाइज़ करता था, लेकिन जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं बतौर एक ब्यूरोक्रेट, एक सेक्रेटरी पाकिस्तान का, एक वफादार के,
मुझे समझ नहीं आती कि वो फ़ैसले तो पाकिस्तान के दुश्मनों को करने चाहिए जो फ़ैसले उन्होंने किए हैं। अच्छा, हम जो हैं वो मतलब क्योंकि हमारी तो है ना, वो हम एक तरफ देख रहे होते हैं जो सहाफ़ी होते हैं, तो मैंने उनसे ये वाली गुजारिश की कि हुजूर के फिर वो आप डिस्क्लोज़ कर दें। तो पहले ही उन्होंने कहा कि यार ये डिस्क्लोज़ करना जो है ये हुकूमत का काम है, सियासतदानों का काम है, या जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं जो मुझसे भी बड़े हैं ये उनका काम है। वो पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, मुझे नहीं समझ आती। मैंने कहा मुझे बता दें। वो उन्होंने कहा कि जी कि मैं इसी मुल्क में मैंने रहना है। अगर वो नहीं कर रहे, अगर मैं लीक करता हूँ तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या बनेगा अगर मुझ तक बात आ गई तो बकौल उनके कि जो फ़ैसले उन्होंने किए हैं वो जो किताबों में लिखे हैं, पाकिस्तान की सरकारी दस्तावेज़ात के ऊपर लिखे हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर एक फ़ैसला जो हम सब ने उसको ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन चूँकि वो कौम को सूट करता था फ़ैसला, इसलिए हमें वो तकलीफ़ नहीं देता कि पेट्रोल आप ले रहे हैं 100 रुपये लीटर और बेच आप रहे हैं 50 रुपये लीटर। मैं मिसाल इसकी दे रहा हूँ। और वो कब आपने किया? जब आपको लगा कि जनाब जनरल बाजवा जो है वो मेरे और जनरल फैज़ को मुझसे छीन लिया गया है, जनरल बाजवा मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ आया ही आया, मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी है और वो कामयाब आ जानी है। इन्होंने पेट्रोलियम की कीमतों को कैप कर दिया। मायदा किनके साथ किया हुआ था? IMF के साथ, कि हम डॉलर के रेट के ऊपर पर लीटर पर डॉलर, यानी कि $1 की कीमत जो है उसके मुताबिक पेट्रोलियम की कीमत लेके आएंगे। ये मायदा था और ग्रेजुअली हम इसको उस वहाँ तक लेके आएंगे। आपने कैप कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जितना फ़ॉरेन वो था ना ज़र मुबादला, वो इस चक्कर में बिक गया, क्योंकि वहाँ से तो आपने चीज़ महंगी ख़रीदनी है और यहाँ पर मुफ्त से मुराद है कि सस्ती बेचनी है, यानी कि कीमतें ख़रीद से भी कम। तो सर मुल्क का ख़जाना तो इस तरफ चला गया। तो ये वो फ़ैसले थे जो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। और इमरान खान साहब जो हैं वो उनका स्टेक पाकिस्तान के साथ नहीं है सर। बच्चे उनके 2 माशाल्लाह उनकी औलादें हैं जिनको वो ओन करते हैं, एक औलाद जिसको वो ओन नहीं करते। सर बाहर बैठे हैं, अल्लाह खैर सल्ला। तो अब इसका जवाब अगर आपने देना है तो वो इनके जो मुखालफिन हैं वो भी देंगे कि जी कि नवाज शरीफ साहब के बच्चे बाहर हैं। तो भाई हम तो पहले दिन से यही बात करते हैं कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट का पाकिस्तान की कौम और अवाम के साथ वो गहरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन दोनों पार्टियों ने इसके बावजूद पाकिस्तान की खिदमत की है। किसी ने एटम बम दिया पाकिस्तान को, किसी ने एटमी टेक्नोलॉजी दी पाकिस्तान को, किसी ने पाकिस्तान के अंदर सड़कों के जाल बिछाए, किसी ने पाकिस्तान को इकनॉमिकली बूम दिया। और अगर उनकी हुकूमत रह जाती, ये कोई बुला के पूछे कि बाजवा साहब कितनी खिदमत की थी तुसी, ये प्रोजेक्ट इमरान खान साहब चलाने वालों से कोई पूछे कि बेसिकली तो नौकरी अमेरिका की गई है, नौकरी तो अमेरिका की हुई है। ये जो चीन को आपने यहाँ से लपेट लपूट के फारिग कर दिया है, ये CPEC का फ़ायदा पाकिस्तान को होना था, पाकिस्तान के अवाम को होना था। तो बेसिकली नवाज शरीफ से नफ़रत कम थी, असल नफ़रत थी उनके इकदामात से, असल नफ़रत थी जरदारी के इकदामात से। तो वो लपेट लपूट के फारिग कर दिया चीन को। तो अब देखें रब दे कमावल के अब हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये इमरान खान साहब वाला मामला जो है, ये वो जो साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश चल रही है अभी तक। मैं सिर्फ ये सादा अल्फाज में कहना चाहता हूँ, कभी साकिब निसार साहब आ जाएगी, वो ऑडियो भी आ जाएगी, आज नहीं तो कल। कभी आपको ये चौधरी बरादरान की कि जजों के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं और किस तरह उनको मैनेज किया जा रहा है और वो किस तरह इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर किस तरह जो मोहम्मद खान साहब भट्टी साहब हैं वो जो इंकशाफात कर रहे हैं कि जजों को किस तरह नवाजा गया, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके जो साहबजादे हैं वो उनके खांचे किस तरह निकाले गए। और आखिरी बात जो मैं सबसे अहम करने लगा हूँ वो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर जब हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे तो चौधरी मुनस इलाही ने अपने मफरूरी के दिन काटे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज के घर। सर पीछे की रह गया। ये बयान मेरा नहीं है, ये इकबाली बयान में मोहम्मद खान भट्टी ने ये इंकशाफ किया है। अगर इस हुकूमत के गिटे गोडों में कोई दम खम है तो इस इकबाली बयान के बाद वो जो जज जिनका सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जिनका जिक्र इस इकबाली बयान में है उनके ख़िलाफ़ कम से कम एक रेफरेंस तो फाइल करना चाहिए। लेकिन चौचूदा हादसा निकल जाता है, हम क्या कर सकते हैं। तो भुगतेंगे सर जो, और ना सिर्फ वो भुगतेंगे, उनका तो पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया होगा ना, उनको वोट नहीं पड़ेगा। सर बेड़ा गर्क पाकिस्तान का होना है।
अगर इमरान खान साहब वाला जो फसाद है, जो मंसूबा है, जो इस वक्त भी साजिश जारी है, इसको काउंटर ना किया गया तो ये कीमत पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को देनी है। और वो नादान है जो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, उन नादानों को चाहिए कि जापान कहानी किताब पढ़ लें। उनको चाहिए कि यूट्यूब पे जाएं और डॉक्टर इसरार अहमद के जो लेक्चर्स हैं इमरान खान साहब से मुतल्लिक वो सुन लें। सर वो बड़े लोग थे, जब वो कह रहे थे तो हम समझते थे कि एम ही कही जा रहे हैं, तो बहुत पहले ये सारी बातें वो कर गए हैं, हमें समझ नहीं आ रही थी और कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही, जिनके सरों के ऊपर दो पार्टियों की नफरत। और इसमें क्रेडिट पता किनको जाता है इस सारे खेल में? ये उनको जाता है जिनके जजीरे हैं बाहर, जिनकी नौकरियां पाकिस्तान में हैं और जिन्होंने पाकिस्तान में नौकरियां की, पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर अयाशियां की और यहाँ से जनाब माल पानी बनाया, 100 कंपनियां बनाई और जजीरे जाके ऑस्ट्रेलिया में बनाए, बर्मिंघम में बनाए, पता नहीं कहाँ कहाँ पे बनाए। ये वो मुजरम है पाकिस्तान के। अगर इन मुजरमों को नहीं पकड़ा गया, इमरान खान कुछ नहीं बेचता। इमरान खान तो एक टूल था, एक कठपुतली थी जिसके ज़रिए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया है। असल में पाकिस्तान के साथ गद्दारी वो लोग कर गए हैं जो जिन्होंने 2010 में प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया था। अब जाहिर है कि उनको कोई पकड़ नहीं सकता, मुल्क है, पाकिस्तान है, यहाँ पर तो मुल्क टूट गया, 2 हिस्से हो गया, किसी ने नहीं पूछा, अगों भी किसी ने नहीं पूछा रहना। तो इकबाल जो है वो इकबाली बयान जो है, एतराफ़ जुर्म वाला जो बयान है, ये मोहम्मद ख़ान पट्टी का, ये इससे बहुत बड़ी लीड मिलती है अगर ये हुकूमत कुछ करना चाहे तो, वरना सर मौजा करो। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।